Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are discussing a brief overview of your chapter 19, that is the growth and development. Let's start. बात स्टार्ट करने से पहले आप देखो तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप्ड होते हैं इनटू द अडल्ट। लेकिन प्लांट्स के अंदर थोड़ी डेवलपमेंट डिफरेंट होती है फ्रॉम द एनिमल्स। प्लांट्स में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उनमें 4 फेजेस होते हैं: सेल डिवीजन, इनलॉन्गेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब जब प्लांट्स को हम देखते हैं तो प्लांट्स 200 या 300 साल तक जिंदा रहते हैं। रीजन बीइंग कि प्लांट्स के अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूसली न्यू ब्रांचेस ऐड होती रहती हैं, रूट्स भी ऐड होती रहती हैं। सो दैट्स व्हाई हम इस ग्रोथ को कॉन्टिन्यूस ग्रोथ या ओपन ग्रोथ कहते हैं। अब इसमें जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं मेरिस्टेम्स। अगर आप देखो तो मेरिस्टेम्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, यानी कि न्यू सेल्स ऐड करवाते हैं। अगर यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है तो मेरिस्टेम्स आर द सेल्स that add new cells to the plant. ये 3 रीजन्स पे कंसिस्ट होते हैं और इन्हीं की बेसिस पे हम इन्हें नाम देते हैं। पहले है एपिकल मेरिस्टेम जो कि एपेक्स पे होते हैं और ये सेल इनलॉन्गेशन या प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो कि इंटर नोड्स यानी कि 2 नोड्स के दरमियान वाले रीजन में होते हैं। और आखिर में हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम्स होती हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो है वो काम कर रही होती हैं। देन अगर यही मैंने आपको फर्स्ट और प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ की बात बताई तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो प्लांट्स जो हैं वो अपनी लेंथ में जब इंक्रीज करते हैं तो उसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं और ये आपके सीड जर्मिनेशन से जो है ये ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जब आपका ट्री या प्लांट मैच्योर होने के बाद अपनी विड्थ में इंक्रीज करता है, उस इंक्रीज को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कंसीडर करते हैं। अब जब प्लांट्स की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी सेल पास थ्रू द 4 डिफरेंट फेजेस। पहली होती है सेल इन डिवीजन, देन वी हैव द इनलॉन्गेशन जिसमें जो होता है वो प्लांट अपनी साइज को अटेन करता है, देन वी हैव द मैच्योरेशन जिसमें उसका फाइनल साइज अचीव होता है और आखिर में डिफरेंशिएशन जिसमें सेल कन्वर्ट होता है इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शंस। अब यही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंडेंट होती है। हम कंडीशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ कंडीशंस जो कि एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होती है उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, जिनमें टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर का हाई होना बहुत ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई 0 to 35 डिग्री इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। फिर उसके बाद वाटर, वी ऑल नो कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है और प्लांट्स के अंदर जो चीजों की मूवमेंट है वो वाटर करवाता है। सो दैट्स व्हाई वाटर इज ऑल्सो play an important role in the growth of the plant. फिर ऑक्सीजन, we all know that plant is also the living thing, तो living thing को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है for the aerobic respiration. And then we have the carbon dioxide. We all know again carbon dioxide is involved in the process of photosynthesis. Then we have the light, and लाइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्योंकि लाइट की जो क्वालिटी एंड इंटेंसिटी दोनों जो होते हैं वो रोल प्ले कर रही होती हैं, डिफरेंटली एक्ट कर रही होती हैं प्लांट्स की ग्रोथ में। एंड इन द लास्ट वी हैव द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स प्लांट जो होता है वो अपने सॉइल से लेता है और उनको जो है वो यूज करता है टू क्रिएट इट्स सर्टेन टिश्यूज, सेल्स एंड सेल कंपोनेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहले आते हैं हार्मोन्स जो कि प्लांट्स की अपने अंदर सिंथेसाइज करवाता है। इनमें आपके जो है वो ऑक्सिन, साइटोकिन्स, एबिस्किस एसिड, इथीन, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और प्लांट्स के अंदर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास वाइटामिन्स, अगेन वाइटामिन्स भी जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट सिंथेसाइज करवाता है और उसकी डेली फंक्शनिंग को कंट्रोल करवा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन जब प्लांट्स अपनी ग्रोथ या सेल डेवलप होता है तो सेल मैच्योर होने के बाद अपने आप को स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट करता है और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले जो होता है वो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो के बाद हमारे पास एम्ब्रियो से 2 रीजन्स निकलते हैं, एक होती है शूट एपिकल और दूसरा होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम्स। फिर उसके बाद हमारे पास कैम्बियम आता है जो कि प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। एंड देन हमारे पास लीफ प्रिमोडियल्स होते हैं जो कि सेल्स होते हैं जो कि लीव्स और शूट्स और रूट्स में होंगे। एंड देन हमारे पास रूट्स प्रिमोडियल्स होते हैं जो कि रूट कैम्बियम से डेवलप होते हैं, इनको हम लोग पेरिसाइकिल कहते हैं। और आखिर में हमारे पास फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू स्ट्रक्चर्स जिनमें जाइलम, फ्लोएम, लीव्स, रूट्स एंड शूट्स ये सारे जो होते हैं ये क्रिएट हो जाते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ कोरिलेशन की। ग्रोथ कोरिलेशन मींस कि एक प्लांट की एक सर्टेन पार्ट की ग्रोथ दूसरे पार्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डाल रही होती है। तो इसमें सबसे कॉमन फिनोमेना वो है हमारे पास एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मींस कि जब प्लांट जो होता है वो अपनी लेंथ अचीव कर रहा होता है तो उसकी जो मेन शूट की वजह से जब मेन शूट ग्रो हो रही होती है तो वो लेटरल शूट्स को इनहिबिट करती है फ्रॉम द ग्रोथ, और इसमें जो हार्मोन रोल प्ले कर रहा होता है वो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन इज क्रिएटेड इन द एपिकल मेरिस्टेम्स, और ये जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द लेटरल शूट्स, और लेटरल शूट्स की जो ग्रोथ होती है उसको ये स्टॉप कर रहा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग एपिकल या एपिकल मेरिस्टेम्स को रिमूव कर देंगे बाय कटिंग द एपेक्स ऑफ द शूट, तो हमारे पास जो लेटरल ग्रोथ है या लेटरल स्टेम्स है वो फर्दर डेवलप होना शुरू होंगी, और उसकी मेन रीजन यही है क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम ऑक्सिन बनाना बंद कर देगा और फिर जो है वो साइटोकिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और वो लेटरल ग्रोथ या लेटरल शूट्स को ग्रो करवाएंगी। उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन की। अब प्लांट्स के बाद जो होता है वो एनिमल्स का जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्लांट्स। कैसे? क्योंकि प्लांट एनिमल्स के अंदर जो होता है वो सर्टेन चेंजेस आते हैं जो कि उसे हाई स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट करती हैं इनटू एनिमल्स में सर्टेन चेंजेस आते हैं जो कि उससे कन्वर्ट करती है फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द हायर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम लोग एनिमल्स की डेवलपमेंट क्योंकि कॉन्टिन्यूस है उसके फर्टिलाइज एग से लेकर, तो लेकिन साइंटिस्ट अपनी ईज के लिए उसको 5 स्टेजेस पे डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं गैमेट फॉर्मेशन जिसमें स्पर्म और एग कंप्लीट कन्वर्ट होते हैं। देन वी हैव द फर्टिलाइजेशन जिसमें फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं। फिर क्लीवेज होते हैं जिसमें सेल्स डिवाइड होते हैं। देन गैस्ट्रोलाइजेशन होते हैं जिसमें 3 जर्म लेयर्स क्रिएट होती हैं। उन जर्म लेयर से ऑर्गन्स फॉर्मेशन को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। एंड फाइनली जब ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं तो वो ग्रो करते हैं साइज में। अब ये जो डेवलपमेंट है उसके लिए आपके चैप्टर में जो मॉडल ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया है वो है चिकन। चिकन की बात करें तो चिकन के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है जो कि इंटरनली होती है, लेकिन इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नली होती है। सो दैट्स वाई हम इनको ओविपेरस कहते हैं। चिकन के एक अंडा बनने का प्रोसेस जो होता है वो 22 to 24 आवर्स लेता है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि मुर्गी दिन में एक दफ़ा अंडा देती है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद इंक्यूबेशन का प्रोसेस आता है जिसमें एग को जो है वो इंक्यूबेट किया जाता है ताकि एग के अंदर वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड हो सके और एग जो है वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। अगर मदर हैन हो तो मदर हैन जो होते हैं वो अपने एग्स के ऊपर सिट करती है एंड देन वो मेक श्योर करते हैं कि उनके जो अपने फेदर्स के थ्रू वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। इफ समहाउ हम अगर आर्टिफिशियली चिक को ग्रो करवा रहे हैं तो हम उनको एक सर्टेन मशीन्स में रखते हैं जिनको इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेशन के बाद हमारे पास आती है क्लेवेज। क्लेवेज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और जब वो डिवाइड करते हैं तो फाइनली उनकी जो क्लेवेज होती है उसको हम डिस्क्वाइडल क्लेवेज कहते हैं, क्योंकि जो चिकन होता है उसके अपनी सारी नरिशमेंट जो होता है वो मदर के बजाय जो है वो एग योक से ले रहा होता है। सो दैट्स वाई जो क्लेवेज होते हैं वो पूरे सेल में नहीं बल्कि एक सर्टेन रीजन ऑफ द सेल में हो रही होती है, अपर रीजन में, और इस टाइप की क्लेवेज को हम लोग डिस्क्वाइडल क्लेवेज कहते हैं। डिस्क्वाइडल क्लेवेज के बाद जो है वो एक मैस ऑफ सेल बनता है जिसको मोडुला कहते हैं और मोडुला का एक सेल को हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। एंड देन हमारे पास फाइनली ब्लास्टुला होता है जब मोडुला के सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे इस तरीके से कि बीच में एक हॉलो लेयर या हॉलो कैविटी क्रिएट करे, उसको हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला के बनने के बाद फिर हमारे पास जर्म लेयर फॉर्मेशन होती है। उस जर्म लेयर फॉर्मेशन को हम लोग गैस्ट्रोलाइजेशन कहते हैं जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म की फॉर्मेशन जो है वो एक मेजर इवेंट है। इस मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन में जो जर्म लेयर अपर जर्म लेयर होती है जिसको हम लोग एपिब्लास्ट कहते हैं वो नीचे की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं टू क्रिएट द मेसोडर्म, और उसके इन्वेजिनेशन से एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। फिर आती है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस से मुराद ये है कि अब जो है चिकन के अंदर मेसोडर्म 3 लेयर्स डेवलप होने के बाद जो है वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। हर लेयर एक सर्टेन ऑर्गन को क्रिएट करी होती है और इनमें जो सबसे पहला पार्ट होता है, जो सबसे पहला ऑर्गन क्रिएट होता है वो होता है नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट। और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर से होती है जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूरोलेशन कहते हैं। न्यूरोलेशन के बाद जब सारे ऑर्गन्स कंप्लीट होते हैं तो वो ऑर्गन एक सर्टेन जो है वो ग्रोथ या सर्टेन साइज अचीव करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। फिर साइंटिस्ट जो थे वो इस चीज पे कंफ्यूज थे कि कैसे एक एग एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। सो दैट्स वाई उन्होंने जो था वो सर्टेन हाइपोथेसिस जो थी वो प्रिडिक्ट की फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चिक फ्रॉम अ सिंगल सेल।
इसमें जो सबसे पहले जो फेमस हाइपोथेसिस थी वो थी रॉक्स-वाइसमैन की हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर सेल जब डिवाइड करता है तो उसके पास फाइनली इतना ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि उसको एक डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हो। तो फिर इसके ऊपर सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे और फिर हांस ड्राइसेक ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस रॉक्स-वाइसमैन की हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जब उसने एक 2 स्टेज सेल को जो था वो बीच में से डिवाइड किया इस तरीके से कि दोनों ने एक कंप्लीट इंडिविजुअल क्रिएट किया इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द हाफ इंडिविजुअल। सो दैट्स वाई उस चीज़ ने शो किया कि दोनों सेल्स के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। जब सेल्स डिवाइड करते हैं एक सिंगल सेल से तो उसमें जो होता है वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती। देन एक और साइंटिस्ट जिसको हम लोग हांस पेकमैन कहते हैं उसने जो था वो फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उसके अंदर जो था उसने सैलामेंडर के जाइगोट को जो था वो डिवाइड किया इस तरीके से कि एक साइड पे जो था वो कोई न्यूक्लियस था जबकि दूसरी साइड पे न्यूक्लियस थे। एंड देन जब वो न्यूक्लियस जो थे दूसरी साइड वाले वो जब फर्दर सेल्स डिवाइड हुए तो उनमें से एक न्यूक्लियस जो था वो ए न्यूक्लिएटेड स्पेस जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था वहां चला गया और वहां पे उस साइड ने डिवाइड होके कंप्लीट 2 एम्ब्रियोस क्रिएट करती है। देन उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसने उसमें सेल को इस तरीके से डिवाइड किया कि एक साइड पे न्यूक्लियस था और दूसरी साइड पे ग्रे रीजन था। और जब ये स्ट्रक्चर हुआ तो फाइनली हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आए ऑल्दो जो न्यूक्लियस वाला रीजन था उसने एक एबनॉर्मल मैस क्रिएट किया जबकि ग्रे क्रिसेंट रीजन जो था उसने एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप किया जिसने ये शो किया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा एक सर्टेन रीजन होता है ग्रे क्रिसेंट के नाम से और वो भी जो होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है जितना कि न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने 2 क्वेश्चन रेज किए। अगर हर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है तो हर सेल को कैसे पता चलता है कि उसने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इसके जो थे वो 2 आंसर्स दिए गए, एक तो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के थ्रू। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में ये कहा जाता है कि अगर एक सिंगल एग को देखा जाए फर्टिलाइज्ड एग को तो उसके अंदर सर्टेन रीजन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये कंपोनेंट जब सेल डिवाइड करता है तो उसके अंदर हर न्यूक्लियस या हर सेल के अंदर जो होता है एक सर्टेन रीजन आता है और वो सर्टेन रीजन जो होता है वो उस सेल को बताता है कि किस इस वजह से जो है वो उसने किस चीज में डिवाइड होना है। जैसे एक क्लियर साइटोप्लाज्म जो होता है वो लार्वल एपिडर्मिस बनाता है और अगर एक सेल के पास येलो साइटोप्लाज्म आएगा तो वो मसल सेल बनाएगा। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म की वजह से उसके पास गट क्रिएट करेगा और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म अगर उसके पास आएगा तो वो नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब क्रिएट करेगा। अब हमारे पास जो है जहाँ पे साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहीं पे आपका न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको प्रूव करने के लिए हेमरलिंग ने जो था वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अकॉर्डिंग उसने जो था वो 2 एलजीस लिए और दोनों के एक एलजी के बीच वाले स्ट्रक्चर को ग्राफ किया, रिप्लेस किया विद द अदर एलजी स्ट्रक्चर। और ये दोनों जो थे वो एक ही यानी कि एक ही स्पीशी की वैरायटीज थी एंड देन उसने ऑल द साइटोप्लाज्म तो रिप्लेस कर दिया लेकिन उसने न्यूक्लियस जो था वो उसके पास ओरिजिन वाले का था तो उसने अपना ही स्ट्रक्चर क्रिएट किया बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस अवेलेबल। फिर उसने इस चीज ने प्रूफ किया कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है फॉर क्रिएशन और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के अंदर जो था वो सेल्स के स्पेशलाइज्ड होने को डिस्कस किया गया था कि एक सेल जो है वो किस तरह से मसल सेल या दूसरे सेल्स में स्पेशलाइज होता है। अगेन उसके लिए भी जो था वो पेकमैन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और वो उसने फ्रॉग एम्ब्रियो पे किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो था वो 3 जर्म लेयर स्टेज के अंदर जो था वो एपिडर्म को रिमूव कर दिया, एक्टोडर्म को, और एक्टोडर्म को रिमूव करने के बाद उसको एक सर्टेन डिश के अंदर रख दिया और उसके बाद जो दूसरी डिश थी उसके अंदर जो था वो रिमेनिंग सेल था। जो रिमेनिंग सेल था उसके अंदर जब डेवलपमेंट हुई तो न्यूरल ट्यूब या फिर नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई और जो उसने एक्टोडर्म का पीस रिमूव दूसरी सेपरेट डिश में रखा था वो ऑल्दो हेल्दी था लेकिन उसने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की। देन उसने जो था इस चीज को फर्दर प्रूव करने के लिए जो था वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का फिनोमेना क्रिएट किया। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बजाय अकॉर्डिंग टू द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जब हम लोग एक ब्लास्टोपोर के जो था वो लिप लें या एक ब्लास्टोपोर से जो है वो एक पीस को ग्राफ्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऑपोजिट साइड पे, यानी कि अगर यहाँ पे ब्लास्टोपोर है तो इसकी ऑपोजिट साइड पे हमने एक डोनर से जो है वो ब्लास्टोपोर के सेल्स को ग्राफ्ट किया तो उस वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास 2 नर्वस सिस्टम डेवलप होंगे इंस्टेड ऑफ 1 नर्वस सिस्टम। सो विच शो कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो सेल्स को दूसरे सेल्स को जो है वो इंड्यूस करवाता है या दूसरे सेल्स को मूव करवाता है टू क्रिएट द नर्वस सिस्टम। तो अगर हम लोग एक डोनर ऑर्गेनिज्म से ब्लास्टोपोर के सेल्स को किसी रिसीवर के ऊपर डाल भी देंगे तो उसके पास एक्स्ट्रा नर्वस सिस्टम डेवलप होगा जस्ट बिकॉज फ्रॉम द फ्यू सेल्स ऑफ द ब्लास्टोपोर।
देन हमारे पास जो डेवलपमेंट होते हैं हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, सम टाइम डेवलपमेंट जो होती है वो डीजनरेशन की तरफ जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग एजिंग का नाम देते हैं। एजिंग वो फिनोमेना होता है जिसके अंदर आपके टिश्यूज एंड मसल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम डीजनरेट होते हैं एंड अनटिल एंड अनलेस आपकी डेथ हो जाए। इसके अंदर जो होता है वो सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनमें जो होता है आपको पता चल जाता है कि अब जो है वो एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें आपके पास जो होता है वो हेयर फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, आपके पास मेलानोसाइट्स के जो नंबर होते हैं यानी कि ब्लैकनेस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वाइट और ग्रे हेयर। फिर इसके बाद आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता, डेफनेस हो जाती है और फिर आखिर में आपके पास जो विजन है वो फेड हो जाती है। फिर बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स, क्योंकि सेल्स के पास जो है वो रीजनरेशन यानी कि अपने न्यू सेल्स या अपने आप को रिपेयर करने की कैपेबिलिटी लॉस्ट हो चुकी होती है, तो जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको सर्टेन बीमारियां जो होते हैं वो ऑब्वियस होती हैं। जैसे आपने आसपास देखा होगा कि हर ओल्डर पर्सन को कोई ना कोई हार्ट डिजीज, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह के जो होते हैं वो क्रॉनिक आर्थराइटिस जैसी बीमारियां जो होती है वो लगी हुई होती है और इसकी मेन रीजन जो है वो है डीजनरेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। फिर कुछ एनिमल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने मसल्स या अपनी बॉडी के पार्ट्स को दोबारा से रिक्रिएट कर सके जैसे उनके ओरिजिनल फॉर्म में थे। इस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन का नाम देते हैं। रीजनरेशन के अंदर कॉमनली अगर आप अपनी बुक के अंदर देखो तो आपको पता चलेगा कि जो लॉबस्टर अपना क्लॉ जो होता है वो लूज करता है तो उसका एक न्यू क्लॉ जनरेट हो जाता है। इसी तरह जब हम प्लांट के एक पार्ट को जो है वो कट करके सॉइल में डालते हैं तो उस एक स्मॉल पार्ट से एक पूरा प्लांट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने गार्डन में फिरने वाले अर्थवर्म को कट करेंगे इनटू 2 तो वो हर पीस जो होगा वो एक न्यू अर्थवर्म क्रिएट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। और इवन अगर आप ह्यूमंस में देखें तो हमारी बोन्स और स्किन समटाइम जब ब्रेक हो जाते हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो हमारी जो ये प्रोसेस होता है हीलिंग का प्रोसेस या रीजनरेशन का प्रोसेस ह्यूमंस में भी होता है लेकिन काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है ये काफी स्लो और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसकी वजह से जो सेल्स होते हैं हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो बिल्कुल आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट से मिलती जुलती होती है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बेबी होता है वो नॉर्मली डेवलप नहीं करता। इन कंडीशंस को हम लोग एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं और इसके लिए चूंकि इसके कॉजेस, इसके रीजन स्टडी करने और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को इससे बचाने के लिए साइंस ने एक कंप्लीट डिफरेंट फील्ड क्रिएट की है जिसको हम लोग टेराटोलॉजी कहते हैं। टेराटोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है वो उस टाइम इफेक्ट होती है जब हमें पेरेंट्स से जो है वो डिफॉल्ट जीन्स या डिफॉल्ट नंबर या कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिट नहीं हो। तो इसमें फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर जो मदर्स है वो सम रेडिएशन से, केमिकल से, टॉक्सिन से, ड्रग्स से जो है वो एक्सपोज हो जाए तो उनकी बॉडी के अंदर जो डेवलप होने वाला फीटस होता है वो भी इफेक्ट होगा और उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी नॉर्मल नहीं होगी। फिर ड्यू टू सम अननोन रीजंस जो बेबी होता है वो डेवलपमेंट जो होता है वो अपनी नॉर्मल नहीं करता और उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे जिसमें जो होता है वो माइक्रोसेफेली, जिसमें जो बेबी का हेड होता है वो नॉर्मल हेड से छोटा होता है, लेफ्ट प्लेट जिसमें अपर लिप जो होता है वो कटा होता है, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिनमें जो बेबी के नंबर ऑफ फिंगर्स होते हैं वो समटाइम्स ज्यादा हो जाते हैं और समटाइम्स कम हो जाती हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज चैप्टर की समरी समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.